रिवीजन करते हैं इकोनॉमी की। सेकंड राजनीतिक प्रशासन है भारतीय संस्कृति की विरासत। तो भारतीय संस्कृति में क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल, 1500 से 600 तक ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। उसके बाद बुद्ध काल आया, तो बुद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक चला। फिर है मौर्य काल। तो मौर्य काल जो है वो 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक चला। अब है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल 200 से 200 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व लगा है इसमें, ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला, यानी 500 साल तक मौर्योत्तर काल चला। फिर गुप्त काल। तो गुप्त काल 300 से 600 ईस्वी, 300 ईस्वी से 600 ईस्वी यानी 300 साल चला। फिर गुप्तोत्तर काल तो 600, गुप्तोत्तर जो है वो 600 ईस्वी से 750 ईस्वी तक चला, यानी लगभग 150 साल। फिर पूर्व मध्यकाल। तो ये 750 से 1200 ईस्वी तक चला। 750 से 1200 ईस्वी तक चला, तो ये भी काफ़ी लंबा चला पूर्व मध्यकाल। तो अब शुरू करते हैं इनके राजनीतिक प्रशासन, इनके संबंध में, यानी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे सभी राजवंशों की, राज्य, साम्राज्य, राजवंश, शासक, प्रशासक कैसे थे। फिर आर्थिक व्यवस्था उनकी पढ़ेंगे, यानी शिल्प, उद्योग, मौद्रिक लेन देन, नगरीकरण कैसा था अर्थव्यवस्था में। समाज में पढ़ेंगे वर्ण, जाति, हिंदू, शूद्र, अछूत की दशा कैसी, समाज कैसा था, यानी तो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। संस्कृति में धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला ये संस्कृति में आ जाएंगे। चित्रकला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें इनके संबंध में पढ़ेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं। वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक राजनीतिक दशा और दिशा कैसी थी। तो वैदिक काल जो शुरू हुआ, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक राज्य, साम्राज्य और राजवंश इनके शासक पढ़ते हैं। तो पहले कैसे वैदिक काल के शासक प्रशासक हुआ करते थे। तो इस समय यहाँ पे बसा था। आर्य शब्द नस्ली समूह की जगह भाषाई समूह का व्यंग्य है, यानी वैदिक आर्यों का आगमन बाहर से हुआ था। माना जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में वैदिक आर्यों का आगमन मध्य एशिया से होते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, इराक होते हुए भारत की ओर हुआ और 1400 ईसा पूर्व में मितानी अभिलेख, तो मितानी अभिलेख है ये, तथा बुगजगोई अभिलेख, तो बुगजगोई अभिलेख और मितानी अभिलेख से आर्यों के आगमन की सूचना मिलती है। इन अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण और नत्स्य नाम के देवताओं का जिक्र है। तो इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं और नत्स्य नाम के देवताओं का जिक्र मिलता है कि आ रहे थे। आरंभ में आर्यों के आगमन की व्याख्या आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास किया गया था, परंतु यह धारणा खंडित हो चुकी है। अब इसकी जगह आर्यों के अप्रव्रजन का सिद्धांत दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अप्रव्रजन का सिद्धांत दिया जाता है कि आर्य अलग अलग समय में छोटे छोटे कबीलों के रूप में पांच जन कहा जाता था। छोटे छोटे कबीले के समूह को पंचजन कहा जाता था, जिसमें यदु, दुहु, अनु, पुरु, तुत्स थे। तो ये 5 समूह थे कबीलों के, यदु, दुहु, अनु, पुरु, तुत्स थे। पृथक भारत कबीला था, इनमें से एक अलग कबीला जो था तो भारत कबीला था, भरत था उसका नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली था। इसका संबंध अग्नि पूजा से जुड़ा था, यानी अग्नि पूजा करता था ये कबीला। फिर ऋग्वैदिक आर्य अर्ध घुमक्कड़ जीवन जीते थे और वे निम्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम से हमें ऋग्वैदिक आर्यों के प्रसार की सूचना मिलती है। तो ऋग्वेदों में ही मंजुवत पर्वत की चर्चा है, जिसकी पहचान हिमालय से की गई है। तो मंजुवत पर्वत हिमालय था।
सभ्यता यमुना नदी ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा थी, यानी यमुना नदी सीमा बनाती थी, क्योंकि ऋग्वेद में यमुना की चर्चा 3 बार है जबकि गंगा की चर्चा 1 बार है। तो ऋग्वेद में सतलज नदी यमुना नदी के बीच के भूभाग को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। सतलज और यमुना, सतलज नदी के बीच सतलज का भाग था और यमुना के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त कह दिया गया है, तो उसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। फिर उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का है, तो यानी 500 साल बाद का है। तो इस काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में आकर वैदिक आर्यों का विस्तार गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी द्वाब में हुआ, यानी गंगा और यमुना के बीच वाले भाग में इनका विस्तार हुआ, तो ऊपरी द्वाब में हुआ। ऊपरी द्वाब के ऊपरी भाग में कुछ राज्यों की स्थापना हुई। इस वंश के शासक के रूप में राज परीक्षित और जन्मेजय का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जन्मेजय ने 2 सर्प सत्र यज्ञ करवाए थे। उनकी ऊपरी द्वाब के मध्य भाग में पांचाल राज्य की स्थापना हुई। फिर बाहवर्ण जैवली नामक शासक पंचपाल राज्यों से ही संबंधित था। उत्तर वैदिक काल के अंत में सभ्यता का प्रसार मध्य गंगा घाटी में हुआ। इस क्रम में सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य, वाराणसी नदी के किनारे काशी राज्य और सदा नीरा नदी यानी गंडक, सदा नदी, नीरा का मतलब गंडक नदी है, गंडक नदी के किनारे विदेह माधव ने विदेह राज्य की स्थापना की। इसकी सूचना हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। अब है बुद्ध काल यानी महाजनपद काल आया, तो ये 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आया, यानी वैदिक काल जब था, उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ और 600 ईसा पूर्व से 400 के ईसा पूर्व के मध्य यानी 2 सालों में बुद्ध काल आया। तो बुद्ध काल में क्या है, तो इसमें बुद्ध काल में कि 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल है। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल गंगा घाटी में महान परिवर्तन का काल था। वह काल था जब कबीलाई समाज राज व्यवस्था के अंतर्गत संगठित होने लगा। इस काल तक आकर बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपद नाम जाना जाता है। एक बौद्धिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद की चर्चा है। 14 राजतंत्र थे जो 2 गणराज्य थे। तो इस तरह से हैं, जैसे अवंती है, अवंती ए से नाम वाले अवंती, अंग और अस्मक महाजनपद हैं। फिर सी से चेदी यानी यमुना के पास थे ये। फिर गंधार थे। फिर काशी, कौशल, कुरु और कम्बोज, काशी, कौशल, कुरु, कम्बोज। फिर मगध, मल्ल और मत्स्य, पांचाल, फिर सूरसेन, बज्जी, संग और वत्स। तो इस तरह से ये महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इन महाजनपदों में मगध, अवंती, वत्स, कौशल सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो मगध था, अवंती थी, वत्स था और कौशल, ये 4 शक्तिशाली थे। अगर प्रसार की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में कम्बोज, फिर गंधार, कम्बोज था, फिर गंधार था, फिर पूर्व में अंग और दक्षिण में अस्मक, पूर्व में अंग था और दक्षिण में अस्मक था जो गोदावरी नदी के निकट था। तो महाजनपद स्थित थे, लेकिन आगे मगध महाजनपद ने अपने विस्तार के क्रम में 14 महाजनपदों को अपने में समाहित कर लिया था। परिणाम स्वरूप आगे चलकर भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य स्थापित हुआ। तो मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और वो बड़ा हो गया। मगध साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य के विस्तार में भौतिक कारक शासकों की भूमिका दोनों का योगदान रहा। भौतिक कारकों में हम लौह भंडार की उपलब्धता, गज सेना, मगध क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आदि की भूमिका को मान सकते हैं। वहीं शासकों की भूमिका को निम्नलिखित रूप में भी समझ सकते हैं।
तो यहाँ इस तरह से शासक थे। फिर बिंबिसार था, तो बिंबिसार के काल से ही राजवंश की ऐतिहासिकता स्पष्ट होती है। हर्यक वंश से जुड़ा हुआ था, बिंबिसार हर्यक वंश से जुड़ा हुआ था। यह लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के मध्य में आया था और सैनिकों का प्रसार पर इसने बल दिया। फिर अंग महाजनपद को जीत लिया और कौशल राज्य को दहेज के रूप में काशी को प्राप्त कर लिया। कौशल राज्य को दहेज में और काशी को भी उसने प्राप्त किया। मगध राज्य का विस्तार किया था इसने, विवाह के माध्यम से इसने विस्तार किया। फिर अजातशत्रु था जो इसका बेटा था। तो बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया और सर्वप्रथम उसने 16 वर्षों के निरंतर प्रयत्न के पश्चात बज्जी संघ को जीत लिया, जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो बज्जी संघ को अजातशत्रु ने जीता और मगध में मिलाया। फिर आगे कौशल महाजनपद के विरुद्ध उसने सफलता मिली। तो कौशल महाजनपद के बाद भी उसे सफलता मिली और मिली तथा उसने क्या किया, कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अजातशत्रु ने कौशल राज्य जो है उसको मगध में मिला लिया था। फिर उदयन आया, तो उसके उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। फिर शिशुनाग वंश, तो इसके अंतर्गत मगध साम्राज्य का व्यापक प्रसार हुआ। शिशुनाग को एक शक्तिशाली महाजनपद अवंती के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई। तो शिशुनाग को किसके विरुद्ध, अवंती के विरुद्ध सफलता, इन्होंने अवंती को जीता और 100 वर्षों के प्रतिस्पर्धा का अंत करते हुए अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। महापद्मानंद, तो नंद वंश की स्थापना के साथ मगध साम्राज्य को और भी प्रगति मिली। महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्थापित हुआ। उसने पूर्व में कलिंग की ओर विस्तार किया और कलिंग को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध महाजनपद महाजनपद है मगध महाजनपद कालीन भारत का पहला साम्राज्य बना, जो उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से पूरब में बंगाल की सीमा तक, दक्षिण में गोदावरी तक फैल गया था। तो ब्यास नदी से लेकर यहाँ दक्षिण में गोदावरी और पूर्व में बंगाल तक ये फैल गया था। फिर उत्तर पश्चिम में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल तथा ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए। तो उत्तर पश्चिम से राजनीतिक उथल पुथल हुई, यानी यूनान और ईरान के जो आक्रमणकारी हैं वो आए। लगभग 1516 ईसा पूर्व में अखमनी साम्राज्य डेरियस प्रथम ने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला कर दिया, उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग को जीत लिया। एक यूनानी विद्वान हेरोडोटस, यूनान का विद्वान था हेरोडोटस, तो हेरोडोटस हमें सूचना देता है कि भारतीय क्षेत्र में लगभग 307 टैलेंट सोना प्रति वर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। यहाँ से क्या होता था, उसने अखमनी साम्राज्य हेरोडोटस ने प्रथम बार तो पश्चिम भारत को क्या जीत लिया था और उसने कितना सोना, तो 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष प्राप्त किया। ईरानी साम्राज्य के पतन के पश्चात सिकंदर का उद्भव हुआ और सिकंदर ने भी उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु को पार किया, सिंधु नदी और झेलम के बीच वाले क्षेत्र जो था जिसे क्या है जीत लिया था। फिर आगे उसने झेलम और चेनाब के बीच में राजा पोरस को पराजित किया और उस समय उत्तर पश्चिम में गणराज्य में गठत स्वभूति और अम्बाष्ठन, मालव, अक्षुद्र आदि की चर्चा कर सकते हैं। तो फिर इस तरह सिकंदर भारत में आया और उसने क्या है पूरब की तरफ बढ़ते हुए ब्यास नदी तक पहुंच गया वो, और उसने आगे मगध साम्राज्य था, उसके आगे मगध साम्राज्य था, अतः उसने सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तथा उसे वापस लौटना पड़ा। भारत में लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रशासनिक प्रबंध किए। तो भारत से जब वो लौटा तो उसने निम्नलिखित प्रबंध किए।
सिंधु नदी के पश्चिम का भाग गवर्नर फिलिप को दिया उसने। तो सिंधु नदी जो पश्चिम वाला भाग था तो वो उसने अपने गवर्नर फिलिप को दे दिया। और झेलम नदी के बीच का भूभाग आम्भिक को दे दिया, आम्भिक राजा तो आम्भिक को, तथा झेलम और ब्यास नदी के बीच के भूभाग को उसने पोरस को सौंप दिया। तो वहाँ के राजा थे तो पोरस को झेलम और ब्यास के बीच का भाग, आम्भिक को झेलम नदी और सिंधु के बीच का भाग, और पश्चिम में जो भाग था वो फिलिप को सौंप दिया। इसकी पर्याप्त संख्या में यूनानी सैनिकों को इन नगरों में सुरक्षा के लिए नियुक्त किया और भारत से वापस लौटते समय रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब है मौर्य काल। तो मौर्य काल आया 1400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 साल के लिए मौर्य काल आया। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य आए तो इनका साम्राज्य हुआ। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसने एक बृहद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और यह काल उसके कई चरणों में पूरा किया। उसने यानी मगध साम्राज्य पर विजय की तो एक काम उसने कई चरणों में पूरा किया। तो प्रथम चरण में उसने सिकंदर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसने उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी और ब्यास नदी के बीच के भूभाग को जीत लिया। तो सिंधु और ब्यास के भूभाग जो है उसके बीच के भूभाग को जीता। इसमें उसे अपने गुरु चाणक्य की सहायता मिली और इसकी सूचना हमें विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस से मिलती है। तो विशाखदत्त की लिखी है, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस से मिलती है। दूसरे चरण में उसने 1321 ईस्वी में मगध के शासक धनानंद का तख्ता पलट किया। तो धनानंद का तख्ता पलट किया और मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी भौगोलिक सीमाएं दक्षिण में गोदावरी तक थीं, तो गोदावरी नदी तक वो पहुंच गया। और तीसरे चरण में उसने सेल्यूकस निकेटस को लगभग 1305 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे पराजित किया। तो सेल्यूकस निकेटस जो सिकंदर का मंत्री था तो उसे पराजित किया सिंधु नदी के किनारे। और इसके एवज में उसने क्या किया, उसे पराजित किया। उसे एरियाना का क्षेत्र मिला और उसे एरियाना का क्षेत्र मिला जिसमें काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान के भूभाग शामिल थे। तो उसने काबुल, कांधार, बलूचिस्तान का भूभाग जीत लिया। अब उत्तर पश्चिम में मौर्य की सीमा हिंदकुश क्षेत्र तक पहुंच गई थी और सेल्यूकस के साथ उसके राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने दूत के रूप में पाटलिपुत्र दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था। फिर चौथा चरण है। तो चौथे चरण में चंद्रगुप्त ने गोदावरी नदी से दक्षिण में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तक के क्षेत्र को जीता। तो और दक्षिण वाले ब्रह्मगिरी तक के क्षेत्र को जीत लिया था। फिर उसका पुत्र बिंदुसार आया 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने भी पश्चिमी पड़ोसियों के साथ संपर्क बनाए रखे। ऐसा माना जाता है कि सीरिया के समकालीन शासक एंटियोकोटस प्रथम से उसने 3 वस्तुओं की मांगी थी, अंजीर, मंदिरा और दार्शनिक। बताया जाता है कि 2 वस्तुओं तो उसे मिल गई थी, किंतु सीरिया के शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका यह कदम अपने देश की विविध विधि व्यवस्था की विपरीत जाता है। तो बिंदुसार के दरबार में एक सीरियाई राजदूत यानी डायमेकस रहता था। तो वहाँ का सीरिया का राजदूत था डायमेकस। बिंदुसार के संबंध मिस्र के शासक टॉलमी, मिस्र का शासक था वो सीरिया का था, मिस्र का था। तो मिस्र के शासक टॉलमी से भी रहे थे क्योंकि उसके दरबार में टॉलमी के राजदूत डायोनिसियस भी रहते थे। तो डायमेकस जो सीरिया के थे और मिस्र के जो थे वो राजदूत डायनोसियस रहते थे। दक्षिण के पड़ोसियों से उसके क्या संबंध थे यह स्पष्ट नहीं है। यद्यपि कुछ विद्वान प्रायद्वीपीय भारत को जीतने का श्रेय बिंदुसार को देते हैं। फिर अशोक आए। तो 269 में ईसा पूर्व में 232 ईसा पूर्व तक आया अशोक।
तो अशोक ने कलिंग क्षेत्र के महत्व को देखते हुए अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग को जीता। तो शासन के 9वें वर्ष में कलिंग को जीता। फिर उसने अपने साम्राज्यवाद की प्राथमिकता बदल डाली, यानी उसने नए क्षेत्र की विजय के बदले जीते हुए क्षेत्र को संगठन पर अधिक बल दिया। इस प्रकार मौर्य के अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो उत्तर पश्चिम में हिंदकुश क्षेत्र से लेकर पूरब में बंगाल, दक्षिण में ब्रह्मगिरि तक फैला था, और यह आगे आने वाले युग के लिए एक आदर्श मॉडल बना, अशोक मॉडल। फिर मौर्य उत्तर काल आया। तो इस मौर्य उत्तर काल यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक मौर्य उत्तर काल। इस काल में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम थी, अर्थात एक मौर्य साम्राज्य की जगह अनेक राज्य अस्तित्व में आए। इन्हें हम 3 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं, यानी मौर्य के उत्तराधिकारी राज्य, फिर विदेशी आक्रमण से स्थापित राज्य, और राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य। यानी अलग राज्य जो राजा थे तो उन्होंने राज्य का निर्माण किया, विदेश के आक्रमण किए जिन्होंने तो वो आ गए, और मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो भी राज्य वहाँ के सिपाही को राजा बन गए थे, वो बने रहे। तो मौर्य के उत्तराधिकारी राज्य कौन से थे? तो शुंग, मौर्य उत्तरकालीन राजा जो थे शुंग राज्य वंश। तो इसका संस्थापक मौर्य का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, यानी मौर्यों का वो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इसके 10 उत्तराधिकारी हुए, और तत्कालीन उत्तराधिकारी अग्निमित्र था, जिसके सम्मान में कालिदास ने मालिका अग्निमित्रम नामक रचना लिखी है। इस वंश के एक शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी शासक ने अपने राजदूत को हेरोडोटस को भेजा था। तो भागभद्र के दरबार में, वो शुंग वंश का था, शुंग वंश के भागभद्र के दरबार में यूनान के शासक ने हेरोडोटस को भेजा था। इसने विदिशा के नामक स्थान पर वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ ध्वज स्थापना की है। गरुड़ ध्वज जो है, गरुड़ ध्वज की स्थापना की है वो बेसन नगर शिलालेख एमपी में। तो इस तरह वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की है। और इस वंश का अंतिम शासक देवहूति था, और इसकी हत्या ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने, तो इसकी हत्या वासुदेव ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, तो हत्या कर दी देवहूति की, और वासुदेव आए, तो कर्ण वंश का राज्य आ गया। तो इस वंश का संस्थापक वासुदेव था, जिसने देवहूति की हत्या की थी। इस वंश का शासकों में 45 वर्षों तक शासन किया। तो इस वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक? 45 वर्षों तक इसके शासकों ने शासन किया। इसी अवधि में 4 शासक हुए जो नाम मात्र के थे। इनमें वसुदेव थे, फिर भूमि मित्र, नारायण और सुशर्मन। फिर 7 वाहनों के इसे उखाड़ फेंका। 7 वाहन आए, तो 7 वाहनों ने इस वंश को, कर्ण वंश को उखाड़ फेंका, तो सुशर्मन मर गया था। तो विदेशी आक्रमण द्वारा स्थापित राज्य, तो इस तरह से 7 वाहन आ गए, और विदेशी आक्रमण हुए। तो विदेशी आक्रमण द्वारा स्थापित कौन राज्य हैं? तो मध्य एशियाई जनजातियों का उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत पर निरंतर आक्रमण होता रहा है। तो मध्य एशिया से जो जातियाँ आई या जनजातियाँ आई, तो उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण होता रहा, और इन आक्रमणकारियों के द्वारा नए नए राज्य स्थापित किए गए हैं। तो इंडो ग्रीक, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए। तो इंडो ग्रीक 2 राजवंशों ने भारत के समानांतर रूप से शासन किया। इंडो ग्रीक से जो आए, तो उनमें 2 राजवंश थे, जैसे डेमेटियस और यूक्रेटाइड्स। इन्होंने अपनी राजधानी साकल और तक्षशिला को बनाया। एक ने साकल को बनाया, एक ने तक्षशिला को बनाया। इन राजवंशों के विषय में हमें सूचना इनके सिक्कों के माध्यम से मिलती है, क्योंकि पहली बार इन्हीं राजवंशों के द्वारा तो
इन्हीं राजवंशों के द्वारा शासकों के नाम के सिक्के जारी गए थे। तो इंडो ग्रीक जो शासक थे उन्होंने शासकों के नाम के सिक्के जारी किए थे। फिर डायमेटिकस के वंश का ही शासक मिनांडर था। तो डायमेटिकस जो था उसके शासन का शासक मिनांडर था, जिसका वाद विवाद भारतीय संत नागरसेन के साथ हुआ था। और फिर इसका संग्रह हमें मिलिंद पनहोम के बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो नागरसेन का जो नागरसेन से हुआ, भारतीय संत नागरसेन, और मिलिंद पनहोम में उनकी चर्चा है कि डायमेटियस जो थे उनका विवाद हो गया था। मिनांडर शासक मिनांडर था और उनका तो मिनांडर था जो उसका विवाद हो गया था नागरसेन, मिनांडर का विवाद नागरसेन से। फिर मिनांडर का साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत प्रतीत होता है। उनकी राजधानी सियालकोट थी। तो जो मिनांडर था उसका राजधानी कहाँ तक थी? तो मथुरा तक फैली हुई थी। और फिर शक राजवंश, तो ये विदेश आक्रमण के कारण आए थे, इंडो ग्रीक और शक। वैसे तो भारत में शासकों की कोई शाखाएं प्रशासन करती नहीं थी, परंतु इनमें महत्वपूर्ण शाखा थी पश्चिमी शाखा। इस शाखा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई और संस्कृति का पहला बड़ा अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है के रूप में की जा सकती है। जूनागढ़ अभिलेख से उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया। तो भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया रुद्रदामन को। और ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समान उसने भी पराजित राजाओं के राज्य पुनः वापस लौटा दिए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है। फिर पार्थियन राज्य आए जो विदेशी से थे। पार्थियन राज्य यानी भारत में इस वंश का शासक गंडोफनिस था। इसके काल में ईसाई संत सेंट टॉमस का आगमन हुआ था। तो ईसाई के जो संत थे सेंट टॉमस, उनका आगमन हुआ था इनके समय, और कुछ नहीं। फिर कुषाण राजवंश, तो भारत में विदेशियों का जो आक्रमण हुआ उसमें से कुषाण थे। कुषाण यूची जनजाति के संबंध में थे, यूची जनजाति से संबंधित थे। उन्हें संगठित करने का काम प्रथम सदी में कुजुफिल कटफिसस जो थे कुजुफिल कटफिसस ने और बिम कटफिसस ने किया था। बिम कटफिसस का एक सैफ शासक था। तो कुड़िल कटफिसस और बिम कटफिसस ने कुषाण को मतलब संगठित करने का काम किया था। और जो कुड़िल कटफिसस थे उनमें क्या है, सिक्कों पर शिव और त्रिशूल और नंदी का चित्र था, यानी शैव संप्रदाय संबंधित थे। इस वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था। तो कनिष्क 78 ईस्वी में उसने सिंहासन आरोहण यानी सिंहासन में बैठा वो, तो सिंहासन आरोहण के साथ शक संवत प्रारंभ माना जाता है। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक तो पुष्पपुर यानी पेशावर थी और दूसरा मथुरा। इसके काल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर उसी सम्मेलन में महायान बौद्ध पंथ यानी एक पृथक शाखा के रूप में विकसित हुए, यानी बौद्ध धर्म की एक अन्य शाखा महायान आ गई। और फिर पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में महायान बौद्ध पंथ को फैलाने का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है। तो महायान शाखा को उसने फैलाया, उसका ऐसे श्रेय दिया जाता है किसने फैलाया। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो मध्य एशिया में खुरासन से उत्तर भारत के बनारस तक फैला हुआ। तो मध्य एशिया से खुरासन से भारत के बनारस तक फैला हुआ था। तो एक साम्राज्य उसने बड़ा बनाया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग भी एक भाग पर नियंत्रण रखा था इसने, अर्थात वह रोम साम्राज्य और चीन साम्राज्य के समानांतर रेशम मार्ग के संचालन में रुचि लेता था। और राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य यानी जिन्होंने राज्य का निर्माण किया।
तो जो सातवाहन है, सातवाहन ने क्या कहा, सातवाहन शासक इस संस्थापक कौन था? सीमुख था। और इस सीमुख ने कर्ण वंश के शासक की हत्या कर दी थी। तो परंतु इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। तो सातवाहन का शासक कौन था? मेन तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है, एक ही नाम है, जिसने दूसरी सदी में शासन किया। और इसके विषय में सूचना इसकी माता गौतमी, तो इसकी माता कौन थी? गौतमी बाल श्री के नासिक अभिलेख से मिलता है। तो सातवाहन का जो था के नासिक अभिलेख से मिलता है। इस वंश का अंतिम महान शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। तो पहला गौतमी, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। दूसरा शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। तो यज्ञ सातकर्णी हुआ। इस वंश की स्थापना महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुई थी। तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इस साइड का, पश्चिम वाला, उसमें स्थापना हुई थी। फिर इसका प्रसार आंध्र और कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आंध्र और कर्नाटक में भी ये विकसित हो गया। तीसरी सदी में इस वंश का पतन हुआ। तो फिर आंध्र में, यहाँ आंध्र महाराष्ट्र में विकसित हुआ और आंध्र और कर्नाटक में भी विकसित हो गया। फिर इसका पतन हो गया। इसके पश्चात महाराष्ट्र क्षेत्र में, तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था वहाँ बकाटव राजवंश आया। और आंध्र के क्षेत्र में छुआकू राजवंश आया। तो यहाँ ये दो अलग अलग राजवंश आ गए, बकाटव राजवंश और छुआकू राजवंश। एक छुआकू राज्य की स्थापना हुई। तो बकाटव राज्य का संस्थापक बिंद शक्ति था। तो बिंद शक्ति जो था इसका संस्थापक बकाटक का था। इसका पुत्र प्रवरसेन की एक शक्तिशाली शासक था। तो इसका पुत्र प्रवरसेन था तथा उसने साम्राज्य की सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। इस समय बकाटवों का साम्राज्य उत्तर के मध्य प्रांत तथा, उत्तर में कहाँ था? मध्य प्रांत में, तथा बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैल गया था। और प्रवरसेन के पश्चात उसका साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। तो प्रवरसेन बिंद से पहले बिंद शक्ति था बकाटव का शासक, फिर प्रवरसेन था। प्रवरसेन के बाद साम्राज्य दो भागों में बट गया था, इसमें विभाजित हो गया। एक भाग उसका पुत्र गौतमी पुत्र की अध्यक्षता में नागपुर स्थापित किया। तो नागपुर स्थापना गौतमी पुत्र की अध्यक्षता में हुई। और दूसरा सर्वसेन एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन बरार के वत्स गोवा में नागपुर केंद्र के एक शासक रुद्रसेन द्वितीय का ही विवाह। तो इसका जो दूसरा इसका था बरार का वत्सगुआ सर्वसेन के अधीन था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसके जो पुत्र थे तो रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उससे हो गया था फिर इसका संबंध। फिर इसके संबंध में है कलिंग राज्य। तो कलिंग के शासक खारवेल का अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा लेख खारवेल का है। तो यह उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है जो भुवनेश्वर के निकट है। खारवेल को कलिंग का महान शासक माना जाता था तथा उसकी अनेक सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां बताई जाती हैं, परंतु इन्हें जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। इसी से हमें ज्ञात होता है कि चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और खारवेल इस वंश का महान शासक था। वह 14 वर्ष की आयु में तथा 24 ईसा पूर्व में वह सिंहासन धारण किया था। तो खारवेल की सूचना गुफा अभिलेख से मिलती है जो कलिंग में है, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास है। अब है चोर, चेल और पांड्य। तो इस तरह से दक्षिण भारत में इस साइड चेर थे, यहाँ चोल थे और बीच में पांड्य राज्य थे। चोर, चेल, पांड्य सुदूर दक्षिण में है। इस काल में क्या हुआ? चेल, चोर, पांड्य राज्यों की सूचना हमें मिलती है। इनके विषय में हमें आरंभिक सूचना अशोक के अभिलेख से मिलती है जहाँ चोल, चेर और केरल पुत्र का जिक्र है, परंतु वास्तव में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रथम सदी यानी दूसरी सदी में आरंभ हुई। तो पहली या दूसरी सदी में इनका राज्य निर्माण हुआ। चूँकि इनके विषय में हमें सूचना आरंभिक तमिल इतिहास से मिलती है जिसे संगम साहित्य का नाम दिया जाता है, इसलिए हमें संगम राज्य भी कहा जाता है। तो इनकी सूचना। फिर आया गुप्त काल। तो गुप्त काल जो है वो 300 से 600 ईस्वी तक रहा गुप्त काल। तो गुप्त काल का साम्राज्य।
फिर चंद्रगुप्त प्रथम थे इनके। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शक्ति का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने प्रयाग के क्षेत्र में उत्तर भारत में गुप्त राज का विस्तार किया। इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में 1320 ईस्वी 1920 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत शुरुआत की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य लिच्छवी राज्य का समर्थन प्राप्त कर लिया। लिच्छवियों के साथ उसके वैवाहिक संबंध गुप्त शासकों ने इतना अधिक महत्व दिया कि न केवल चंद्रगुप्त प्रथम ने उनके सिक्कों पर कुमार देवी का नाम खुदवाया, वरन समुद्रगुप्त ने भी लिच्छवी दौहित्र की उपाधि ग्रहण की थी। अब समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक विस्तृत था। इसके विषय में हमें सूचना प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जो उसके दरबारी लेखक हरिसेन के द्वारा लिखित है। इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने 5 चरणों में अपना राज्य अभियान पूरा किया था। प्रथम चरण में उसने गंगा द्वीप के 9 राज्यों को प्रथम चरण में उसने गंगा राज्य के 9 राज्यों का समूल विनाश किया तथा प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य में अपने मिला लिया। दूसरे चरण में उसने पंजाब गणराज्य कुछ सीमावर्ती राज्यों को जीता। तो पंजाब के जो राज्य हैं तो पंजाब वाले राज्यों को उसने जीता दूसरे चरण में। फिर कुछ सीमावर्ती राज्यों को भी उसने जीता। फिर तीसरे चरण में उसने विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्यों का विजय प्राप्त की। तो विंध्य क्षेत्र के जो आठविक राज्य थे उन पर जीता। और चौथे चरण में उसने पल्लव राज्य समेत दक्षिण के 12, तो पहले 9 राज्य उत्तर के गंगा द्वीप के समय के, और फिर पंजाब के समय के, पंजाब राज्य के, फिर उसने आठविक राज्य के जीता। तीसरे चरण में विंध्य क्षेत्र के राज्यों को जीता और फिर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। फिर उसने क्या किया, इसके बाद उसने अंतिम अभियान 5वां चरण था जो उसने 5वें चरण में उत्तर पश्चिम में कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया और BN स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो वो उसे भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी समुद्रगुप्त को। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो आए उन्हें 1380 ईस्वी में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। इसके शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। तो शकों का जो शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसको पराजित किया तथा गुजरात को जीत लिया। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अपने पहली बार चांदी के सिक्के चलाए। और दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय का विवरण है। तो दिल्ली में लौह स्तंभ है जो इसने बनवाया। फिर चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी वैवाहिक संबंधों का प्रयोग अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया। उसने स्वयं नागवंश की राजकुमारी थी जो नागवंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया। विवाह किया। इसको माना जाता है कि उसकी प्रभावती गुप्त इसी विवाह की संतान थी। और दूसरी तरफ उसने अपनी पुत्री का विवाह बकाटप शासक रुद्र सिंह, बकाटप का जो महाराष्ट्र में शासक था, रुद्रसेन द्वितीय से किया। और बकाटप शासक की मृत्यु हो गई तो सैद्धांतिक रूप से सत्ता का संचालन उसकी पुत्री प्रभावती के पास रहा, परंतु व्यवहारिक रूप से बकाटप राज्य का विलय उसने गुप्त साम्राज्य में कर लिया। और बकाटप जो महाराष्ट्र में था वहाँ गुप्त ही साम्राज्य आ गया। फिर है कुमार गुप्त प्रथम। तो ये 1412 में 412 से 454 ईस्वी तक रहा। इसने कुमार गुप्त प्रथम जो थे, कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। इसने विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि यद्यपि उसने कोई विजय नहीं की, यानी कोई विजय अभियान नहीं किया, तथापि उसका शासनकाल महत्व इस बात में कि उसने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। और मंदसौर अभिलेख से सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मिलता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय इसने बनवाया था।
फिर स्कंदगुप्त है, तो इसके काल में हुन्नों का पहला आक्रमण हुआ। इसने हुन्नों को पराजित किया था। तो इसकी सूचना हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है कि इसने हुन्नों को पराजित किया था। इसके पूर्व की तरफ वह भी बहुमुखी प्रतिभा से युक्त सम्राट था। इसकी जनता के कल्याण के लिए मौर्य सम्राट द्वारा स्थापित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया, सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, जिससे सौराष्ट्र प्रांत की जनता को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। फिर 6वीं सदी के मध्य में गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया और इसी की कब्र पर कई राजवंश स्थापित हुए। स्थानेश्वर में पुष्यभूति, कन्नौज में मैखरी और वल्लभी में मैत्रिक, बिहार में उत्तर गुप्त आदि। इस तरह से बहुत सारे लोग इसकी मतलब गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद स्थापित हो गए। अब है गुप्त उत्तर काल। तो गुप्त का उत्तर काल आया तो जो 600 ईस्वी से 750 ईस्वी यानी 150 साल तक उत्तर काल था। इस काल में उत्तर भारत में हर्षवर्धन के अधीन एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य शक्ति और पल्लव शक्ति की स्थापना। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव आ रहे हैं और उत्तर में हर्षवर्धन आए। तो उत्तर भारत की इस तरह से थे, तो यहाँ हर्षवर्धन का साम्राज्य था इस क्षेत्र में। तो उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश, जो पुष्यभूति वंश था, के शासक के रूप में भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात, उसका भाई राजवर्धन था तो उसकी मृत्यु हो गई थी और हर्षवर्धन के द्वारा उनका उद्भव हुआ। उसने अपने बहनोई की मृत्यु के पश्चात कन्नौज का भी शासन बन बैठा, यानी कन्नौज पर भी उसने शासन कर लिया। तो उसके बहनोई की मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। उसने उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। आरंभ में उसकी बंगाल में गौड़ प्रदेश के शासक गौड़ प्रदेश का बंगाल का जो शासक था शशांक, इसके साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। शशांक की मृत्यु के पश्चात उसने गौड़ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यानी बंगाल पर भी कब्जा कर लिया, परंतु कुछ दक्षिण भारत की ओर नहीं जा सका वो, क्योंकि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के साथ उसने पराजित हो गया था। तो दक्षिण वो नहीं जा सका हर्षवर्धन। अब दक्षिण भारत के राज्य। तो दक्षिण भारत में किस तरह से था, तो दक्षिण भारत महाराष्ट्र के क्षेत्र में चालुक्य शक्ति, तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र वहाँ चालुक्य थे। स्थापना हुई। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। तो इसका पुलकेशन प्रथम ने स्थापना की महाराष्ट्र में चालुक्य गाँव में, परंतु इस वंश का महान शासक पुलकेशन द्वितीय रहा। तो पुलकेशन द्वितीय जो था महान शासक था। स्थापना था फिर सिंह विष्णु तथा उसके और इस वंश के महान शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा राज सिंह थे। तो इसके और जो पुलकेशन द्वितीय था, फिर पल्लव शक्ति के संस्थापक, तो पल्लव शक्ति जो थी ये महाराष्ट्र क्षेत्र में था, जो तमिल क्षेत्र में थे। तो तमिल में पल्लव थे और पल्लव में सिंह विष्णु आए, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह द्वितीय और राज सिंह, तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आए थे। इस तरह चालुक्य, महाराष्ट्र क्षेत्र में चालुक्य और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कौन थे, ये पल्लव थे। तो चालुक्य और पल्लव आ गए। फिर नरसिंह प्रथम और पुलकेशन द्वितीय का हराने के पश्चात की राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था इन्होंने, और उसके उपलक्ष्य में उन्हें वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। चूँकि दक्षिण के उपजाऊ क्षेत्र कम था, इसीलिए कृष्णा नदी और तुंगभद्रा द्वीप के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए दो राजवंशों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहा। इसी क्रम में पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव का जो शासक था महेंद्र वर्मन को पराजित कर उसे बेगी का क्षेत्र छीन लिया था, परंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका बदला लेते हुए पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया और मार डाला, उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। फिर महामल्ल की उपाधि ग्रहण की। इसी के नाम पर मल्लाभिपुरम नाम पड़ा। अंत में संघर्ष करते हुए दोनों राजवंश का पतन हो गया।
तो गुप्तोत्तर काल इस तरह से समाप्त हो जाता है। फिर पूर्व मध्यकाल आता है। तो पूर्व मध्यकाल जो चला वो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक आया। तो पूर्व मध्यकाल था ये। पूर्व मध्यकाल में पाल शक्तियाँ आई। तो यहाँ उत्तर में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में थोड़े काल के लिए उथल पुथल की स्थिति रही। फिर पूरब में पाल की शक्ति की स्थापना हुई, यानी पूर्व की ओर पाल शक्ति स्थापना हुई। इस शक्ति का संस्थापक गोपाल था। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल देवपाल हुए। इस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। फिर धर्मपाल के अधीन धर्मपाल जो थे उन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और सोमपुरा जैसे महान विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई। पाल शासकों ने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया और प्रतिहार राष्ट्रकूट के साथ इनके संघर्ष थे। तो पाल शासकों के किसके साथ? प्रतिहार के साथ और राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष होते रहे। प्रतिहार शक्ति, तो प्रतिहार शक्ति के संस्थापक नागभट्ट थे। प्रतिहार में नागभट्ट थे प्रथम था और इस वंश का संस्थापक शासक वत्सराज था। नागभट्ट द्वितीय महिर भोज तथा एक शक्तिशाली राजवंश था। इसने पालों और राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष कर कन्नौज पर अपना नियंत्रण, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सब लड़ते रहे जी। तो पालों और राष्ट्रकूटों के साथ इसने संघर्ष किया था और कन्नौज पर अपना नियंत्रण भी प्रतिहार ने किया था। अब है राजपूत राजवंश। तो निरंतर संघर्ष के कारण पाल और प्रतिहार दोनों शक्तियों का पतन हो गया। पाल का भी पतन हो गया इस साइड से, पश्चिम साइड से, और इस साइड पूरब से पालों का। और इनकी कब्र पर छोटे राजवंश स्थापित हुए। इन्हें राजपूत नाम दिया गया और इस काल में राजपूत काल कहा जाता है। तो छोटे छोटे राजवंश आ गए तो इन्हें राजपूत का काल कहा गया। और इस प्रकार थे, जैसे उत्तर पश्चिम में पेशावर जो था पाकिस्तान में, तो पेशावर के पास हिंदू शाही वंश था। तो इस वंश के महत्वपूर्ण राजा जयपाल और आनंदपाल हुए। इस वंश ने उत्तर पश्चिम में सुरक्षा के लिए महमूद गजनवी से लंबा संघर्ष किया। तो जयपाल और आनंदपाल ये दो शासक थे पेशावर के पास, और महमूद गजनी से लंबा संघर्ष किया और अंतिम शासक इनका भीम था। फिर दिल्ली में तोमर शासक था, यानी तोमर शासक अंगपाल तोमर को दिल्ली और ढिल्लका को स्थापित करने का श्रेय, दिल्ली स्थापित करने तोमर वंश ने किया और दिल्ली पर चौहानों का नियंत्रण हुआ। फिर चौहान वंश थे, तो ये शासक भरी से जुड़े रहे थे, यानी आगे अजमेर एवं दिल्ली पर इन्होंने शासन किया, अजमेर पे और दिल्ली पे। महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज द्वितीय के समय दिल्ली चौहानों के नियंत्रण में आई और पृथ्वीराज चौहान इस वंश का महान शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज चौहान इसका दिल्ली चौहान में सबसे महत्वपूर्ण शासक था, इन्होंने दिल्ली पे शासन किया था। फिर गुजरात के अलहिंदवाड़ा में सोलंकी वंश था गुजरात के समय। तो इस वंश के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो गुजरात को जो शासक था सोलंकी, उसी में एक भीम द्वितीय जो थे गुजरात में, उनने गौरी को पराजित किया था। फिर चंदेल राज्य भी थे। तो मध्य भारत में महोबा, खजुराहो और कलिंजर में चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में गंड, धंग और विद्याधर थे। इस वंश के शासकों में महमूद गजनवी के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मतलब गठबंधन का नेतृत्व किया था इन्होंने, चंदेल वंश के राजवंशों ने। इसमें हागड़ बाल वंश। तो प्रतिहार शक्ति के प्रतिहार पतन हो गया था और कन्नौज में गढ़वाल शासक स्थापित हुए और गढ़वाल शासकों में चंद्रदेव, मदनपाल, जयचंद्र आदि महत्वपूर्ण थे। तो ये गढ़वाल शासक थे, जयचंद्र भी था ये।
पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। इसके संस्थापक गोविंद चंद्र था। फिर परमार वंश आया तो ये भी इस वंश का संस्थापक सियाक द्वितीय था। इस वंश का महान शासक भोज परमार था, जो साहित्य का अलावा बड़ा संस्थापक था। तो परमार वंश भी था ये, और इसमें भोज परमार थे। फिर दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है, तो इसमें कुछ क्षेत्र के महान शासक थे। तो इन महान शासकों में महाराष्ट्र क्षेत्र में गया था, क्षेत्र में 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट शक्ति की स्थापना हुई। तो 8वीं सदी आई जब, तो राष्ट्रकूट शक्ति आई महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में बकाट भी आए थे, और फिर ये अब राष्ट्रकूट आ गए हैं। पहले वे थे, बकाट भी आए थे। तो राष्ट्रकूट आ गए, और राष्ट्रकूटों ने क्या किया, इस संस्थापक इनके दंती दुर्ग था। और इसने अंतिम चालुक्य शासक, जो चालुक्य का अंतिम शासक था, कीर्ति वर्मन द्वितीय को निष्कासित कर अपने को स्थापित किया। उसका उत्तराधिकारी उसका चाचा कृष्ण प्रथम था। इसने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश में अनेक शक्तिशाली शासक, यानी 8वीं सदी में एलोरा के ये मंदिर प्रसिद्ध हुए, यानी बने थे। इस वंश के अनेक शक्तिशाली शासक हुए, जिसमें ध्रुव, गोविंद द्वितीय, इंद्र, कृष्ण तृतीय। इन शासकों ने दक्षिण में भी विस्तार किया, और उत्तर में कन्नौज पर हमला कर पाल और प्रतिहार से प्रतिस्पर्धा इन्होंने की। और त्रिसंघर्ष में भी राष्ट्रकूट भी यानी त्रिसंघर्ष में शामिल रहे कन्नौज के लिए। इस वंश के अंतिम शासक करक द्वितीय को गद्दी, जो करक था उसको गद्दी से हटाकर उसके सेनापति तैलब द्वितीय ने राजवंश की स्थापना की। चूँकि ये अपने वंश परंपरा पुराने चालुक्यों से जोड़ते थे, इसलिए उसके उत्तरी चालुक्य कहा जाता है। जहाँ पुराने चालुक्य की राजधानी बादामी रही, वहीं इसकी राजधानी कल्याणी हो गई। और इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सोमेश्वर, सत्याश्रय, विक्रमादित्य, पांचम आदि थे। तो इस तरह से इनके ये शासक थे। अब है इनके सुदूर दक्षिणी चोल। तो इसमें चोल आ गए हैं, दक्षिण में जो चोल थे। चोल शक्ति का संस्थापक विजयालय था। तो 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक था। इसका उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम था हुआ, जिसने अंतिम पाल शासक, जो पाल थे, पल्लव शासक जो थे, जो तमिल के साइड थे, तो पल्लव शासक को अपराजित उसका नाम था, पल्लव शासक को गद्दी से निष्कासित कर अपने राज्य का विस्तार किया। उसका उत्तराधिकारी पारंतक प्रथम हुआ, और यद्यपि उसने पांड्य शासकों को पराजित किया था, परंतु राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के हाथों तेलम के युद्ध में हार गया था। तो राष्ट्रकूटों के साथ इनके चोल के थोड़ी वो चल रहे थे, जो राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में थे, और अपना आधा भूभाग वो गवा बैठा था तेलम से युद्ध करते समय। फिर चोल शक्ति एक बार फिर राजा राज प्रथम के अंतर्गत पुनर्जीवित हुई। फिर 1985 में क्या हुआ, और 1014 के बीच चोल शक्ति फिर से जीवित हुई, और राजा राज ने अपने सभी पड़ोसियों को पराजित किया, और श्रीलंका को भी उसने क्या किया, जीता। श्रीलंका को इसने जीत लिया। उसने उत्तरी श्रीलंका जो को जीता, और क्या किया, श्रीलंका का नाम मुम्माडी चोलपुरम रखा, क्योंकि उसकी उपाधि थी। और मुम्माडी चोल उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम था, जो महान राजा था। उसके विस्तार की नीति को जारी रखा। उसने भी अपने पड़ोसियों को पराजित किया, और फिर उसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, और उत्तर का अभियान कर बंगाल की विजय की। और उसने अपने राज्य के उपलक्ष्य में गंगईकोल चोलपुरम नामक मंदिर का निर्माण कराया। फिर उस दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य श्री विजय अथवा शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक नौसेना का अभियान किया, यानी दक्षिण पूर्व की ओर चला गया वो। और चोलों के अधीन नौसेना ने हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी अपनी धात जमा दी थी। परंतु 13वीं सदी के मध्य तक
उत्तरवर्ती चालुक्य जो थे, चालुक्य साम्राज्य और चोल साम्राज्य दोनों विघटित हो गए और विघटित होते चले गए। उनकी कब्र पर बहुत सारे राजवंश आ गए, यानी देवगिरी में यादव राज, वारंगल में कतकी राज्य, द्वार समुद्र में होयसल राज्य और मदुरई में पांड्य राज्य। इस तरह से इनके राजवंश, इसकी स्थापना खत्म हो गई और ये आ गए। अब इनके बाद इनका है वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक प्रशासन कैसा था, यानी वैदिक काल से ये राजवंश थे। अब इनका प्रशासन कैसा था तो प्रशासन के संबंध में है इस वाले PDF में।